नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल मध्य प्रदेश का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज का दिन खास रहा जब पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रह चुकी उमा भारती ने झांसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। साथ ही ये भी कहा कि राजनीति की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन गौ सेवा करनी है, गंगा सेवा करनी है, जिसके लिए लड़ना है। लेकिन साथ ही आखिर में उन्होंने एक बात और कह दी कि राजनीति में हाशिए पर नहीं हूं। बस उनकी ये जो आखिरी लाइन थी, ये लिफाफे का मजमून समझाने के लिए काफी है। और इसीलिए आज का हमारा विषय है वापसी के वास्ते झांसी के रास्ते। कभी हिंदुत्व की फायर ब्रांड रही उमा भारती पिछले कुछ सालों से दरकिनार है, या कहिए कि संगठन में पहले जैसी पूछ परख नहीं है। जाहिर सी बात है, 4 दशक की राजनीतिक पारी और नए जमाने की राजनीति में उमा भारती के सामने अपने वजूद, अपने कद को बनाए रखने, बचाए रखने को लेकर संघर्ष तो है ही, जिसकी वजह से ये कदम उठाने की जरूरत भी उनको महसूस हो रही है। खासकर ये बात तब और पुख्ता हो जाती है जब वो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के झांसी से 2029 में ताल ठोकना चाहती है। क्या कहा उन्होंने, क्या पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति से दूर हो चुकी मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने फिर से सक्रिय राजनीति में लौटने के संकेत दिए हैं। लेकिन अब की बार उनकी पसंद प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में सक्रिय होने की है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे अगला लोकसभा चुनाव झांसी लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगी। झांसी और खजुराहो से डबल सीट से सांसद रही हूँ। जब राजेंद्र जी वहाँ से चुनाव लड़ते थे तो राजेंद्र अग्निहोत्री जी, और वो हार गए जब मैंने वहाँ से चुनाव लड़ना बंद कर दिया। तो बाकी मेरी और किसी प्रकार की पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है वहाँ के लिए। और अनुराग जो वहाँ से सांसद हैं, मैंने दोनों बार चुनाव में उनके लिए यही कहा कि ये मैं नहीं अनुराग लड़ रहे, अनुराग नहीं मैं लड़ रही हूँ। अब मैं बोलने वाली हूँ कि मैं ही लड़ रही हूँ। आपको बता दें कि इसके पहले वे झांसी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। राजनीतिक तौर पर सक्रियता के लिए उन्होंने अपने अगले 1.5 साल के कार्यक्रमों का भी ऐलान कर दिया। वे गोपाष्टमी पर 29 अक्टूबर को गौ संवर्धन अभियान का शुभारंभ करेंगी। 1.5 साल तक अभियान चलेगा। इस दौरान नए गोचर बनाए जाएंगे। इसके लिए ग्राम पंचायतों से सहयोग लिया जाएगा। इससे किसानों को जोड़ा जाएगा। गोपाष्टमी को हम गौ संवर्धन अभियान का प्रारंभ करेंगे और किसान इसको आगे चलाएंगे 1.5 साल तक, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले ही इसमें आगे आ चुका है। 29 तारीख को गोपाष्टमी पर गौ का कार्यक्रम है। उसमें मैंने उन किसानों को आमंत्रित किया है जो गौवंश पर आधारित खेती कर रहे हैं, और अब वो इस बात को फैलाव मिले और बढ़ावा मिले। कभी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रही उमा भारती के दम पर ही 2003 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वापसी की थी। 1.5 साल मुख्यमंत्री भी रही। इसके बाद अलग पार्टी बना ली, बीजेपी में वापसी हुई। लेकिन प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजनीति में कुछ सालों से पार्टी के अंदर से ही उनको दरकिनार करने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन फिर से हुंकार भरने से पार्टी की अंदरूनी राजनीति में जरूर भूचाल आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो देखिए, राजनीति जो कराए वो कम है। एक समय वो था जब उमा भारती कभी प्रदेश की मुखिया हुआ करती थी, और एक समय आज ये भी है जब वो चाहती है कि पार्टी अगर कहे तो वो झांसी से चुनाव लड़ेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं कोई राजनीतिक हाशिए पर नहीं। तो उनकी क्या स्थिति है उन्होंने खुद ये बयां भी कर दी है और छुपाने की भी कोशिश कर दी है। कभी वो भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष के पद पर भी काबिज रह चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी, पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री का दर्जा हासिल कर चुकी थी। कई कैबिनेट के मंत्रालय संभाले और 4 दशक तक बाकायदा सांसद रही, विधायक रही। ऐसे में उनका जो रहा है बहुत लंबा ग्राफ रहा है। लेकिन आज किस तरह के हालात है, किस तरह की राजनीति है, किस तरह की स्थिति है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में इसी विषय को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़ चुके हैं। अपनी तल्ख बातों के लिए, अपनी मुखरता के लिए खासतौर पर जाने जाते हैं। पूरा डिटेल के साथ वो आते हैं। बहुत स्वागत है बृजगोपाल लोया जी आपका। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अक्सर तार्किक बातें करते हैं और अपनी एक अलग मुकाम, अपनी अलग जगह बनाने की लगातार कोशिश करते हैं अपनी टिप्पणियों से। बहुत स्वागत है विक्रम चौधरी जी आपका। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, जिनको अक्सर हम जोड़ते हैं उनके
एनालिसिस के लिए, क्योंकि उनका जो एनालिसिस होता है बहुत ही पारखी होता है, लंबे समय से प्रदेश की राजनीति देखते आ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी, तीनों का बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मुझे लगता है लोया जी आपसे ही करते हैं। आखिर क्यों उमा भारती जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, क्यों ये उनको कहना पड़ता है कि राजनीति करने की इच्छा तो नहीं है लेकिन मैं गौ सेवा करना चाहती हूँ, गंगा सेवा करना चाहती हूँ, फिर धीरे से वो ये भी कह देती है कि मैं राजनीति में हाशिए पर नहीं हूं। तो क्या समझे हम? सनी, सबसे प्रथम आपको, आदरणीय रमेश शर्मा जी को, हमारे मित्र भाई विक्रम चौधरी जी को दीप पर्व के 5 दिवस के सभी पर्वों की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय दीदी उमा भारती जी राजनीति के, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण और उसके साथ साथ वो देश के साधु समाज का और इस जो हमारा भगवा संस्कृति इस देश की है उसकी भी वो अग्रज ध्वजवाहक हैं। तो दीदी का दोनों चीजें मिलकर एक साथ चलना, ये कोई नया नहीं है। इसमें आपको जानता हूं कि 2018 में आदरणीय दीदी उमा भारती जी ने स्वयं ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगी, और उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला तब भी उनका ही था। उन्होंने अटल जी के साथ काम किया, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रही। तो मुझे ये लगता है कि आदरणीय उमा भारती जी का स्वास्थ्य यदि ठीक है, यदि वो राजनीति में कहीं से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो ये उमा जी के विषय में मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता तो चर्चा नहीं कर सकता है, परंतु ये बिल्कुल सच है। अभी तक मैंने जितना जाना, उमा जी ने जब जब जो किया है उसके निर्णय अधिकतर उनके रहे हैं। पार्टी ने हमेशा उनके निर्णयों का सम्मान किया है। ये उमा जी की और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की विशेषता रही है। और उमा जी कभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हुई है। ये भी उमा जी के राजनीति का एक सत्य। चलिए, आपने तो ये बात कह दी, आपने एक तरीके से उनके पक्ष में ही बात कही है, लेकिन जब वो खुद ही ये बात कहती कि मैं राजनीति के हाशिए पर नहीं हूं, इसलिए सवाल पूछना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर क्यों उनको ये कहना पड़ता है और झांसी की सीट पर वो क्यों जाकर लड़ रही है। उस पर भी मैं आगे आपसे डिस्कशन करूंगा, लेकिन चूंकि हमारे साथ कांग्रेस के भी विक्रम चौधरी मौजूद है, उनके पास भी मुझे जाना है। विक्रम जी, अगर ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता है जिनकी पूछ परख नहीं हो पाती है, कई लोग तो पार्टी छोड़ के भी जा चुके हैं। उमा भारती अगर ऐसा कह रही है तो उसमें कांग्रेस का क्या टेक है? कांग्रेस को क्या लगता है, सामान्य तौर पे इसको कांग्रेस ले रही है या फिर लगता है कि वाकई में दरकिनार कर दिया गया है बाकी सीनियर नेताओं की तरह उमा भारती जी को भी? एक गालिब साहब का एक गजल है कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो है बेजार, ला इलाही ये माजरा क्या है, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, मुझसे पूछो कि मुद्दा क्या है। तो देखिए, इसमें हमारा तो सीधा कोई, उसमें जो भी इनके आपस में जो रिश्ते हैं उन उमा जी जो भी निर्णय लेना चाहे तो उसमें हम तो ऐसा सीधे तौर पर कोई भागीदार भी नहीं है, टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उमा भारती, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक फिनोमेना बन के आएंगे और भाजपा को उनका चिर ऋणी रहना चाहिए कि उनके नेतृत्व में वो पहली बार स्पष्ट तौर पर भाजपा को एक राजनीतिक मान्यता प्राप्त हुई थी। इसके पहले भाजपा को वैसी राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं थी जो उमा जी के साथ एक जो लहर आई थी और उसने भाजपा को मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया था। अब यदि इस बात का एहसान बीजेपी नहीं मानती है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात इसलिए भी नहीं है कि हमारे देखे बीजेपी ने अपने ऐसे कद्दावर नेताओं को ठिकाने लगा दिया और वो इस गुमनामी में चले गए हैं। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि उपराष्ट्रपति जैसे लोगों को ये बताया जाता है कि प्रभु तुम्हारी तबीयत खराब है, इस्तीफा लिख दो, तो उनको नहीं पता रहता अपनी तबीयत का, दूसरे लोगों को ज्यादा पता रहता है। और जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने जितने भी समकालीन लोग या थोड़ी भी उनको चुनौती देने वाला कोई किरदार है भाजपा में, तो उसको बहुत क्रूरता और बेरहमी से निपटाया है। ये भारत के इतिहास की राजनीति में जब नरेंद्र मोदी का अवसान होगा तब इतिहास निष्पक्ष तौर पे लिखा जाएगा। अभी तो रमेश शर्मा जैसे लोग हैं कि वो तो निष्पक्ष तो हो ही नहीं पाते हैं, बहरहाल जब लिखा जाएगा तब ये इतिहास का हिस्सा में आएगा और उमा भारती उस राजनीति की शिकार मिलेंगी। और जहां आपने पूछा बात झांसी की है,
तो जब उन्होंने जनशक्ति बना ली थी, तो जब उनको वापस भाजपा में जब लाया गया था, तो इसी शर्त पे लाया गया था कि अब आप मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं करेंगी। तो मुझे लगता है कि उनका जो क्लेम है वो तो बुंदेलखंड की किसी भी सीट से बनता है, लेकिन शायद उन्हीं को कसम दिलाई है या जो भी मसला हो अंदरूनी, तो वो मध्य प्रदेश में उनकी एंट्री अभी तक रुकी हुई है। हम तो चाहते हैं कि उमा भारती जैसी स्पष्टवादी नेता आए राजनीति में, और भाजपा में ऐसे पिछड़े वर्ग के नेताओं की बड़ी कमी है। इनको दलित चाहिए तो जगदीश देवड़ा जैसा चाहिए, विजय शाह जैसा आदिवासी चाहिए, और मोहन यादव जैसा पिछड़े वर्ग का नेता चाहिए जो अपने वर्ग के लिए कुछ नहीं बोलता है और अपने वर्ग की प्रतिबद्धताओं को छोड़ के कहीं ना कहीं मनुवादी लोगों के चारण गाता है, उनकी चमचागिरी करता है। तो उमा भारती इस मामले में कम से कम इतनी मजबूत तो है कि वो अपने समाज के लिए, अपने पिछड़े वर्ग के लिए बात उठा सकती है। हम तो चाहते हैं कांग्रेस इन दिनों लगातार पिछड़ा वर्ग की बात कर रही है। सवाल तो इसी बात पे भी आता है ना फिर कि कांग्रेस को क्यों आखिरकार पिछड़ा वर्ग की याद अब आ रही है। तो बार बार तो फिर आपसे भी यही पूछा जाएगा कि भाई कैसी बात कर रहे हैं। जी आपसे पूछ रहा हूँ, जब से राहुल गांधी ने कैंपेन छेड़ दिया है कि पिछड़ा वर्ग को जगह नहीं दी जा रही है, पीएमओ में देख लो, यहाँ देख लो, वहां देख लो, इसके पहले क्यों नहीं ध्यान आया? तो कहीं ना कहीं जो अपीजमेंट की राजनीति कह लो या तुष्टीकरण की राजनीति कह लो, वो कांग्रेस भी करती आई है। तो इसमें नई बात तो कुछ भी ऐसी दिखाई नहीं देती। वापस आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन चूंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए, उनका मैं रुख करना चाहता हूं। रमेश शर्मा जी, आपसे हम समझना चाहते हैं कि मौजूदा राजनीतिक दौर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से उमा भारती जिस दौर से निकल कर आई है, तब और अब में एक बहुत जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। ऐसे में अब दूसरी पंक्ति के या तीसरी पंक्ति के नेता कहीं ना कहीं हावी दिखाई देते हैं। तो क्या उनका ये जो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है? उनकी जो प्रासंगिकता है वो कुछ कम हो गई है? ये शायद उनको महसूस होने लगा है, इसीलिए भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कहनी पड़ रही है और अपने आप को, अपने वजूद को, अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना पड़ रहा है। देखिए, मोटे तौर पर प्रकृति का एक नियम है, एक पीढ़ी आकर सीनियर होती है तो दूसरी पीढ़ी आकर के बड़ी होती है। बच्चे जवान होते हैं, वो जवान आकर के बूढ़े होते हैं। राजनीति में भी अगर आप देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से एक पीढ़ी जब सीनियर हो जाती है, उमा जी को अगर आप देखेंगे तो उनका इतिहास, उन्होंने संभवतः पहला चुनाव 1984 में लड़ा था। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि नए कार्यकर्ता आ गए हैं, तो दूसरे जगहें तो उतनी है, लोकसभा की सीटें हों या विधानसभा की सीटें हैं, वो तो संख्या तो उतनी है। नए लोग आ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से पुराने लोगों को छोड़ना ही पड़ता है। तो अब और चुनाव लड़ने की जहां तक महत्वाकांक्षा है, राजनेताओं के मन में अगर चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा हो तो वो हमेशा बनी रहती है। उनको टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ये हर पार्टी का कमान तय करती है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण आती है कि उन्होंने झांसी से लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। आप अगर देखेंगे तो कालिंजर से लेकर के दमोह तक सारा इलाका बुंदेलखंड कहलाता है, और बुंदेलखंड का इतिहास जो रहा है थोड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। कई बार उन्होंने समझौते तो किए हैं, लेकिन बुंदेलखंड ने किसी भी विदेशी सत्ता के सामने, चाहे वो अंग्रेजी सत्ता हो या सल्तनत काल की हो, उसके सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों ने बुंदेलखंड को दो भागों में बांटा, आधा कहीं कर दिया, आधा कहीं कर दिया। अंग्रेज भले चले गए, लेकिन बुंदेलखंड दो टुकड़ों में रहा। उमा जी एक बार खजुराहो से चुनाव लड़ चुकी हैं, एक बार झांसी से चुनाव लड़ चुकी हैं, और झांसी से निकट है ओरछा। ओरछा को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ओरछा बुंदेलखंड की सक्रियता, राजनीति उसका केंद्र रहा है। छत्रसाल महाराज की राजधानी भले छतरपुर रही हो, लेकिन अगर संघर्ष अगर हुए हैं, दिल्ली सल्तनत का हमला हो या गुजरात का अगर हमला हो, तो मुकाबला हुआ है तो वो ओरछा के समीप हुआ है, और वहीं राम राजा विराजमान है। तो मैं समझता हूं बुंदेलखंड के एकीकरण को ध्यान में रख करके उन्होंने अपनी बात झांसी की बात कही होगी। दूसरा जो उन्होंने आज गौशालाओं वाले सुझाव दिए हैं, उनके दो तीन सुझाव ठीक है, दो तीन सुझाव मैं समझता हूं वो व्यवहारिक नहीं है। खास तौर से उन्होंने कहा कि लाडली बहना को गाय दी जाए, वो व्यवहारिक नहीं है। गायों को पालने का काम किसान को करना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सरकार नीति बनाती है, निर्णय लेती है, समाज को उसके लिए आगे आना चाहिए। गौपालन का काम किसानों को करना चाहिए, सामाजिक जागृति इसकी आनी चाहिए। और मोटे तौर पर अगर आप गाय को देखेंगे तो गाय न केवल किसानी की दृष्टि से आप देखेंगे, गाय संपूर्ण प्रकृति के संतुलन के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए गाय बहुत आवश्यक होती है। गाय के गौमूत्र में आप अगर देखेंगे तो बैक्टीरिया नाशक होता है, गोबर में होता है बैक्टीरिया नाशक होता है। शून्य कर दिया, तो स्वाभाविक रूप से वो फिर गाय के गोबर से अब बनाने की साथ बिजली भी बनने लगी है। तो मैं समझता हूँ गाय पालन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, किसान उसके लिए गाय पालन करे। नहीं, ये तो अपनी जगह सारी बातें ठीक है,
लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो प्रासंगिकता की मैं बात कर रहा था रमेश जी, कि क्या उमा भारती अब प्रासंगिक नहीं रही है जिसकी वजह से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कहनी पड़ी। और रही बात गौ सेवा की या गौ संरक्षण को लेकर कैंपेन चलाने की, तो ये बात सरकार से भी करवाई जा सकती है, सरकार से भी कहा जा सकता है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में काम नहीं करे जिसका बीड़ा उनको खुद उठाना पड़ रहा है? इसको उस एंगल से कैसे समझे हम? देखिए, मोटे तौर पर एक बात, उमा जी जो है वो प्रासंगिक हमेशा रही हैं, चाहे वो भाजपा में रही हो या भाजपा में ना रही हो, वो प्रासंगिक हमेशा से रही हो। एक कई बार हर व्यक्ति का एक अपना मनोविज्ञान होता है, वो कहीं ना कहीं वो चर्चा में भी रहना चाहता है, वो तो राजनेता के साथ साथ एक साध्वी भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन सारे कारणों से वो समय समय पर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहली बार नहीं किए, वो समय समय पे मीडिया को बुलाती रहती हैं और खुद का उनका अपने प्रयत्न भी रहता है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति के केंद्र में बनी रहें। मैं समझता हूं ये, और अगर उनके मन में ऐसा भाव है तो ये भाव अनुचित भी नहीं है। हर राजनेता चाहता है, हर दल में ऐसे लोग हैं, आप देख लीजिए, वो किनारे रहे तब भी मीडिया के माध्यम से अपना चेहरा लाते रहते हैं। हर दल में है ये, भारत के जितने दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, सब लोग बीच बीच में मीडिया के माध्यम से अपना चेहरा सामने लाते हैं। तो उमा जी की आज की पत्रकार वार्ता को इसी संदर्भ में समझना चाहिए जी। तो इसको हम ये माने कि अपने वजूद के लिए, अपने कद के लिए एक संघर्ष अंदर खाने कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है। देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, प्रसंग से हट करके चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी होते हैं सब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। तो उमा जी अगर राजनीति के लिए संघर्ष कर रही है तो उसको अपन अनुचित कैसे मान सकते हैं? और आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की है। एक बार अगर आपको याद हो, कई वर्ष हो गए, वर्ष भूल गया, आडवाणी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने खड़े होकर के जिस तरीके से बात कही थी, मैं समझता हूं आडवाणी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस किनारे हो गई थी, पूरे मीडिया में उमा जी छाई हुई थी। तो मोटे तौर पर कई बार रहता है व्यक्ति अपने फेस को आगे लाने के लिए वो काम करता है जी। चलिए, तो महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं ज्यादा भारी हो जाती है और इसलिए भी उनको कहना पड़ता है कि वो राजनीति नहीं करना चाहती और ना ही राजनीति में कहीं पर उनको हाशिए पर डाला गया है। लोया जी, वापस आपके पास से आता हूं मैं। जिस तरह से बार बार जिक्र होता है कि जब वो कहती है कि बुंदेलखंड से मेरा भावनात्मक लगाव है, लेकिन मैं लड़ूंगी तो झांसी से लड़ूंगी, ये बात क्यों कहनी पड़ती है उनको? और साथ ही उनको क्यों ये कहना पड़ता है गौ सेवा के लिए कैंपेन करने की जरूरत है, 2 गाय लाडली बहनों को देने की जरूरत है? ये बात तो सरकार से कही जा सकती है, संगठन के अंदर कही जा सकती है, अपने विचार व्यक्त किए जा सकते हैं, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कहना? नहीं, देखिए सनी जी, पहले तो मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट कर दूं, इसमें 2 शब्द आए कि उमा जी अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, उमा भारती जी ऐसी कोई साधारण नेता नहीं है कि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना पड़े, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में जिसकी विचारधारा से वो प्रभावित है और उनके विचार से भारतीय जनता पार्टी। ये एक बड़ा स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, उमा जी लगातार बार बार इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकारों को सलाह देती रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को नहीं। उन्हें मालूम है कि ये सरकारें तो हमारी सुनने वाली नहीं है, तो हमारी सरकारों को, मध्य प्रदेश की सरकार को आपको याद होगा 2023 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये शराबबंदी के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही थी और उनके ही आदेश पर या आग्रह पर, आप कुछ भी उसे समझ लें, मध्य प्रदेश की सभी शराब दुकानों से जो अहाते थे उनको हटाया गया था। मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर जो 5 किलोमीटर का दायरा है वहां से दुकानों को हटाया गया था। ये उमा भारती जी का ही आंदोलन था ना, आपको बहुत अच्छे से याद है, 2023 की बात है, कोई पुरानी बात नहीं। तीसरी बात मैं एक और कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का तरीका है, वहां नेता और कार्यकर्ता के बीच एक भावनात्मक संबंध भी होता है। एक और बात है इसमें, जो कहा कि उनकी महत्वाकांक्षाएं, उस शब्द पे मैं जरूर टिप्पणी करना चाहता हूं। आदरणीय दीदी उमा भारती जी संन्यास परंपरा से सन्यासी हुई हैं और उस संन्यास परंपरा से सन्यासी होने वाला व्यक्ति स्वयं का सर्वस्व त्याग देता है, उसमें महत्वाकांक्षा भी रखने की आवश्यकता नहीं है, न जगह। एक और बात है जो विक्रम जी ने कही है, विक्रम जी अभी आप कह रहे थे मनुवाद, बड़ी चर्चा आपने की। ये जो दीदी उमा भारती जी हैं, उनका जो वेशभूषा है, उनकी जो सन्यास परंपरा है, वो कहां से आती है? मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है कि हिंदू सनातन परंपराओं को कृपा करके इन छोटी छोटी चीजों से मत जोड़िएगा, ये बड़े विस्तार की चर्चाएं हैं। दीदी उमा भारती किस विचार से हैं? वही विचार है ना आप और हम दिन भर कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनु स्मृति से ही आता है, ये वो मनुवाद है।
अब अगर नारी पूजनी नहीं है तो फिर आपको मुबारक है, आपका कौन सा आबाद है, मैं नहीं जानता हूं उसको। मगर मेरा एक विनम्र आग्रह है कि हमारी संस्कृति की बातों को इतने हल्के में बिना समझ के साथ प्रस्तुत ना करें। और दूसरी बात, दीदी उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, हमारे लिए वो मार्गदर्शक हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए उस समय बहुत काम किया। आदरणीय रमेश जी अभी कह रहे थे, दीदी उमा भारती जी पहला चुनाव 1989 में खजुराहो से लड़ी थी, उसके बाद भोपाल से भी चुनाव लड़ने का उनमें साहस था, चरखारी की विधानसभा से उत्तर प्रदेश 2014 में झांसी से लड़ी है, सांसद रही है, गंगा स्वच्छकरण का जो मंत्रालय था उनको दिया गया था, मुझे वो भी याद है। 6 बार सांसद रह चुकी है, 2 से 3 बार विधायक रह चुकी है। ये फिर से कहता हूं, कितने नेताओं में साहस है कि प्रदेश बदलकर अपना और वहां जाकर विधानसभा और लोकसभा दोनों लड़ लें। उनकी क्षमताओं पर किसी को भी कोई शक नहीं है लोया जी, उनकी क्षमताओं पर शक नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए ये मौजूद हो जाता है ना कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, ऐसे कई आपके पुराने दिग्गज नेता रहे हैं जिनको की पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है और कहीं ना कहीं उमा भारती उनके दौर की नेता रही है, उनके साथ काम किया है। तो अब क्या हम माने कि उस दिशा में वो जा रही, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भाव प्रकट किए हैं उससे एक मैसेज ये भी कन्वे होता है कि उनको ये कहना क्यों पड़ रहा है। हनी जी मैं पुनः आपसे आग्रह कर दूं, मार्गदर्शक मंडल में डाला नहीं जाता, मार्गदर्शक माना जाता है। डालने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ मार्गदर्शक माना जाता है। आज भी बताइए आप कोई जन्म दिवस कभी शेषराव माननीय आडवाणी जी का या मुरली मनोहर जोशी का, जब भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी सहित पूरा नेतृत्व उनके घर तक जाकर उनका आशीर्वाद न लेता हूं। मैं फिर से विनम्रता से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी काम करने की एक समझ है और उमा जी उसमें से एक बहुत समझदार नेता है। मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि मैं नहीं सामर्थ्य रखता हूं, मगर मैं फिर से कहता हूं, उन्होंने उनकी जो बात कहना थी वो कही है, मगर वो निगेटिव परिप्रेक्ष्य में नहीं है। और कांग्रेस कई बार उमा जी के पीछे छुपने की कोशिश कर चुकी है, मगर उमा जी के साथ खड़े होने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा है विक्रम जी, उमा जी के साथ खड़े होने की क्षमता आप में नहीं है, ये बात इसके पहले भी सामने आई, ये बात बीजेपी के नेता कहते आए हैं। इसके पहले हमको याद है जब वो शराब को लेकर कैंपेनिंग कर रही थी, शराब बंद करने को लेकर, उस वक्त आपके कुछ नेताओं ने साथ दिया था, लेकिन उसके बाद कोई साथ नहीं दिया उन्होंने, किसी ने भी। देखिए, ये उनको कौन सी पार्टी से लड़ना है या नहीं लड़ना ये उनका विशेषाधिकार है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक नरेंद्र मोदी जैसे क्रूर शासक हैं तब तक तो उमा भारती को भाजपा की तरफ नहीं देखना चाहिए, उन्हें दूसरे दल का कोई विकल्प चुनना चाहिए। अब देखिए, मैं फिर से गालिब का शेर कहता हूं कि हर एक बात में कहते हो कि तू क्या है, ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक तो हर आदमी तू की श्रेणी में ही है, उसको आप या तुम का सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए हम तो उमा जी से निवेदन करते हैं, लोया जी के साथ मैं इस बात से सहमत हूं कि उनकी क्षमताओं पर किसी को संदेह नहीं है। और मैंने अपनी बात के शुरू में कहा कि भाजपा को ऋणी रहना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी को एक राजनीतिक व्यापक पटल पे एक राजनीतिक स्वीकार्यता दिलाई। अब ये तो बीजेपी के ऊपर है। इस बात से इनकार कहाँ कर रहे लोया जी? मान रहे लोया जी इस बात से इनकार कहाँ कर रहे हैं? वो तो कह ही रहे ना कि उनका तो नहीं, तो ये कह रहे हैं कि डालते नहीं है, मानते हैं, लेकिन मान कहाँ रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने तो डाल दिया, उनकी मान लो। अरे भाई राज्यसभा में भेज दो। मैं तो फिर से पुनः उमा जी को निवेदन करूंगा कि आप अपनी क्षमताओं का राजनीति में पर्याप्त इस्तेमाल करें। चलिए, भाजपा को छोड़ के दूसरा। चलिए, अच्छी बात है कि आप उमा जी का समर्थन करें। समय मुझे रोक रहा है लोया जी, माफी चाहूंगा मैं आपसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम चौधरी जी आपका, रमेश शर्मा जी आपका, लोया जी आपका। तो जिस तरह से प्रदेश की राजनीति बदल रही है, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जाहिर सी बात है पहले की राजनीति और अब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में कहीं ना कहीं हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन नए समीकरण बनते और बिगड़ते, और इसीलिए राजनीति को कहा जाता है कि राजनीति में हर बात संभव है। आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।